हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बिस्मा सर। आज बच्चों चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे 10th के अंदर आपने कुछ बेसिक्स पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उसका पहले क्विक रिवीजन करेंगे और उसी से हम फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर टॉपिक को ले जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला। जनरली दो पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अगर हमारे पास दो पॉइंट है, लेट ए x1 y1 है और ये वाला पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं और एक ट्रायंगल बना लूं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस वाले पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो y एक्सिस के ऊपर मैं अगर वर्टिकल मोशन कर रहा हूं तो मेरा x कोऑर्डिनेट फ्रीज हो जाएगा, चेंज होना बंद हो जाएगा। जैसे कि यहां पे x की वैल्यू होती है 0 y एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हो जाती है 0। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस। तो बेटा जैसे ही मैं ऊपर चला जाऊंगा तो y की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाएगी, नीचे आने पे वो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं किसी एक स्टेज पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट स्टार्ट कर दूं तो वहां पे y का चेंज होना फिर बंद हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे y1 कोऑर्डिनेट है तो इस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट y1 ही होगा। सिमिलर वे में अगर मैं x एक्सिस के ऊपर मूवमेंट कर रहा हूं, ध्यान से सोचना, तो x एक्सिस पे मूवमेंट करने पे यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने पे y स्टेडी रहेगा, y की पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे y अगर 0 है तो जैसे जैसे मैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करूंगा x की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 2 3 x1 बीच में आते आते यहाँ पे x2 तक ऐसे बढ़ती जाएगी। अब अगर x2 से आगे जाए या पीछे आने पे वो वैल्यू चेंज होगी, लेकिन वहां पे अगर वर्टिकल मोशन स्टार्ट कर दे तो फिर x2 की वैल्यू फ्रीज हो जाएगी, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? x2। तो अब इस सिचुएशन में अगर इतना डिस्टेंस देखे, मुझे अगर BC फाइंड करना है तो वो x2 से इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि वो सिर्फ कितना होगा? y2 माइनस y1 के बराबर होगा। और ऐसे ही अगर AC का मुझे डिस्टेंस चाहिए तो x1 और x2 चेंज हो रहा है, y1 तो फिक्स हो गया, तो वो हो जाएगा x2 माइनस x1 के बराबर। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में मैं पाइथागोरस अप्लाई कर दूं तो इन ट्राइंगल ABC क्या बनेगा? फ्रॉम पाइथागोरस रूल AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। इसका सीधा मतलब ये बन गया कि AB की वैल्यू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर के बराबर होगी, जो कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने 10th के अंदर ये चीज देखी थी कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और उनके बीच अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगेगी? AB इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करके मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेटेड किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकता हूं। नेक्स्ट हमने एक चीज पढ़ी थी, वो था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? तो जनरली कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उसको मैं किसी डिजायर्ड रेशियो के अंदर डिवाइड करना है अगर, तो कोई एक पॉइंट को यूज करके मैं ये डिवीजन कर सकता हूं। ग्राफिकली अगर देखें तो मेरे पास एक लाइन है L, इस लाइन के ऊपर मेरे पास एक पॉइंट A और B से एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है AB। ये मेरा लाइन सेगमेंट AB है। अब एक चीज यहां पे आपको समझनी है कि कोई भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को कब डिवाइड कर सकता है। तो उसकी कंडीशन यही है कि अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर लोकेटेड है, ध्यान से सुनना, लाइन L के ऊपर मैं बता रहा हूं, ना कि लाइन सेगमेंट AB। लाइन L के ऊपर लोकेटेड कोई भी पॉइंट इस सेगमेंट AB को डिवाइड कर सकता है। आपको लगेगा कि कोई AB सेगमेंट से बाहर, सपोज ये पोजीशन की बात करें, तो इस पोजीशन पे कोई पॉइंट कैसे AB को डिवाइड करेगा? तो आगे जैसे थियरी पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोई आउटसाइड पॉइंट, सेगमेंट के बाहर का पॉइंट भी उसको डिवाइड कर सकता है। लेकिन एक नेसेसरी कंडीशन यही है कि वो पॉइंट लोकेटेड कहां होना चाहिए? लाइन के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि ये आउटसाइड पॉइंट, लाइन से बाहर कोई पॉइंट अगर मैं Q ले लूं तो Q कैन नॉट डिवाइड लाइन सेगमेंट AB। तो ये कंडीशन है कि लाइन को या लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड करना है तो उस पॉइंट को, उस लाइन सेगमेंट को कंटेन करने वाली लाइन के ऊपर लाई करना होगा। अब नॉर्मल केस देखते हैं कि सपोज कोई पॉइंट हमारे पास P है,
ये वाला पॉइंट P है विच इज लोकेटेड ऑन लाइन सेगमेंट AB। तो इस सिचुएशन में ये इस सेगमेंट AB को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? फर्स्ट थिंग हमें जो सीखनी है वो होता है रेशियो। तो रेशियो ऑफ डिवीजन पहले हम सीखेंगे। रेशियो ऑफ डिवीजन कैसे बनता है वो देखेंगे। तो हियर P डिवाइड्स AB इन द रेशियो लेमड़ा। अगर मैं रेशियो की नोटेशन ले लूं तो P इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AP अपॉन PB में। फ्रॉम A का क्या मतलब है? तो देखना, सपोज मैं इसी चीज को या इसी पॉइंट को फ्रॉम B देख रहा हूं, मैं इस लोकेशन को चेंज करके अब यहां पे आके देखता हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट BA को डिवाइड कर रहा है। और उस सिचुएशन में आप देखो, मेरे एंड से देखो तो आपको दिखेगा कि वो PB अपॉन AP में डिवाइड कर रहा है। यानी कि इसी रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूं? लेमड़ा इक्वल्स टू PB अपॉन AP फ्रॉम B। तो रेशियो डिसाइड कैसे किया जाता है? तो जनरली जिस डायरेक्शन से रेशियो देख रहे हैं हम लोग, यानी डिवीजन हो रहा है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो फ्रॉम A से डिवीजन हो रहा है, और यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो फ्रॉम B से डिवीजन हो रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन से डिवीजन हो रहा है वो हमें पहले क्लियर कर लेना है। एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि कहां से डिवीजन हो रहा है, उसके बाद वो जो पॉइंट होगा वो हमारा न्यूमेरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि यहां पे न्यूमेरेटर में A आ रहा है, और वैसे ही अगर नीचे देखें तो न्यूमेरेटर में कौन आ रहा है? B। उसके बाद जो डिवीजन पॉइंट है, यहां पे तीनों में P जो पॉइंट है उसको हमने डिवीजन पॉइंट लिया था, ये हमारा डिवीजन पॉइंट है। तो डिवीजन पॉइंट जो है वो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट होगा। देखो यहां पे भी प्रेजेंट है, यहां पे भी प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं B से अगर इसको कर रहा हूं डिवाइड, तो भी ये दोनों में प्रेजेंट है। और जो एंड पॉइंट होगा, जैसे यहां पे मैं खड़ा हूं तो एंड पॉइंट कौन है? B। तो एंड पॉइंट डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा, ये रहा। और वैसे ही अगर मैं यहां पे आ जाऊं, यानी कि फ्रॉम B से ऑब्जर्व करूं, तो उस सिचुएशन में एंड पॉइंट कौन है? A। तो वो कहां पे होगा? डिनोमिनेटर में। ऐसे हम रेशियो को बना सकते हैं। तो किसी भी डिवीजन के अंदर अगर मुझे रेशियो की वैल्यू चेक करनी है तो मुझे इतनी चीजों का ध्यान रखना होगा। जो स्टार्ट पॉइंट है वो न्यूमेरेटर में आएगा, डिवीजन पॉइंट न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आएगा, और एंड पॉइंट जो आपका होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। बच्चों इस चीज को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि आगे जब रेशियो बनाने की जरूरत पड़ेगी तब इतनी इंफॉर्मेशन से ही हर बार रेशियो बन जाएगा। अब हम सेक्शन फॉर्मूला में हमने देखा कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको अगर डिवाइड करना है तो कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। अब वो पॉइंट इनसाइड दी लाइन सेगमेंट भी हो सकता है या आउटसाइड लाइन सेगमेंट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ डिवीजन पॉइंट वी कैन डिफरेंशिएट दी सेक्शन फॉर्मूला इनटू टू पार्ट और रेशियो इनटू टू पार्ट। एक होता है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्या है? तो इफ division point is located inside the given line segment, then such division is internal division। अगर जैसे कि यहां पे एग्जांपल में हमने लिया है कि सेगमेंट AB के बीच कौन लाई कर रहा है? P। तो ऐसे सिचुएशन में जो डिवीजन होगा उसको बोला जाता है इंटरनल डिवीजन। क्या फायदा इंटरनल डिवीजन का? तो लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर इंटरनल डिवीजन। इन दोनों डिवीजन को अलग करने के लिए हमने लैम्डा यानी कि जो हमारा रेशियो होता है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग साइन के साथ एक्सेप्ट किया हुआ है। तो पॉजिटिव साइन क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा डिवीजन पॉइंट लाइन सेगमेंट के बीच लाई करेगा। केस 2 यानी कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए देखें तो एक्सटर्नल डिवीजन के अंदर क्या होगा कि सपोज ये मेरा लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। तो अब जो मेरा डिवीजन पॉइंट होगा वो सेगमेंट AB के कहीं बाहर लाई करेगा। जैसे कि यहां पे एक पॉइंट P है या फिर मैं यहां पे P डैश ले लूं, तो ये सारे मेरे डिवीजन पॉइंट है और वो लोकेटेड आउटसाइड दी लाइन सेगमेंट है। तो एक्सटर्नल डिवीजन की डेफिनेशन में यही होगा कि इफ डिवीजन पॉइंट
is located outside the given line segment, then it is called external division. In case of external division, value of lambda is considered to be negative. Lambda is less than 0 for external division. अब इस सिचुएशन में सपोज मुझे P के लिए, इस वाले पॉइंट P के लिए मैं पीडीएस को यहां से हटा रहा हूं. सपोज मुझे इस पॉइंट P के लिए, यानी कि P पॉइंट डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को, तो रेशियो फाइंड करना है. तो आगे जैसे हमने दिखा, पहले हमें चेक करना होगा या डिसाइड करना होगा कि कहां से डिवीजन हो रहा है. तो सपोज फ्रॉम A के लिए मुझे लिखना है, तो फ्रॉम A अगर डिवीजन हो रहा है, डिवीजन इज टेकन फ्रॉम A, तो इस सिचुएशन में लेम्डा क्या होगा. तो लेम्डा के लिए अगर A से डिवीजन हो रहा है तो A न्यूमरेटर में आएगा, और एंड पॉइंट B है हमारा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, और P क्या है हमारा डिवीजन पॉइंट, वो दोनों में आएगा. और अगर मैं फ्रॉम B ले लूं, फ्रॉम B, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, लेम्डा की वैल्यू, तो लेम्डा यहाँ पे फ्रॉम B हो रहा है तो B न्यूमरेटर में आएगा, A एंड पॉइंट है डिनोमिनेटर में आएगा, और P डिवीजन पॉइंट है वो दोनों में आएगा. क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो दोनों की साइन कैसी बन जाएगी, नेगेटिव. तो जैसा हमने आगे रेशियो बनाया था वैसा ही सेम रेशियो पीछे एक्सटर्नल डिवीजन में भी बनेगा. यानी कि जब सेगमेंट के बाहर कोई पॉइंट है वो भी अंदर, यानी कि लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर ही सकता है. आपको पहले ये लग रहा था ना कि कोई पॉइंट इसको डिवाइड कब करेगा, जब वो इसके बीच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. देखो आउटसाइड पॉइंट भी उसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर ही रहा है. लेकिन जब ये एक्सटर्नल डिवीजन है तो आगे माइनस की साइन रखनी होगी. तो ऐसे हम किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे. उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे, तो वो अब हम नेक्स्ट देखेंगे. तो बेटा जैसा कि हमने सेक्शन फॉर्मूला के लिए रेशियो कैसे बनाना है वो सीखा आगे, अब हम आगे सेक्शन पॉइंट या डिवीजन पॉइंट जो भी है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे वो चीज देखेंगे. सपोज ये लाइन सेगमेंट AB है और सपोज P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, विच इज डिवीजन पॉइंट. तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा डिवीजन पॉइंट है, और ये वाला हमारा एंड पॉइंट है. यानी कि सपोज मैं डिवीजन को जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूं वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, A से, तो उसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या लेने हैं, x1 y1. स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ऑलवेज क्या लेंगे बच्चों, x1 y1. ऐसे ही जो पॉइंट डिवीजन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें ऑलवेज लेने हैं xy. ये चीज भी याद रखनी है कि नोटेशंस क्या क्या हम किसको असाइन कर रहे हैं, और एंड पॉइंट ही ऑलवेज क्या होगा हमारा, x2 y2. डिवीजन का रेशियो है लेम्डा, तो लेम्डा को मैं m अपॉन n से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वेयर m बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू n. तो ऐसे हमारा डिवीजन रेशियो है. फॉर इंटरनल डिवीजन लेम्डा इज ग्रेटर देन 0, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन लेम्डा इज लेस देन 0. जिस पॉइंट से हम डिवीजन को स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा x1 y1. जो पॉइंट हमारा डिवीजन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ऑलवेज लेंगे xy, एंड एंड पॉइंट हमारा होगा x2 y2. अब जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार डिवीजन पॉइंट ही फाइंड करना होगा. क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होगा कि सपोज लेट 1,2 पॉइंट डिवाइड सेगमेंट AB फ्रॉम A इन द रेशियो 2:3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर 4,5. तो उस सिचुएशन में हमें A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. यानी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, सिर्फ हमें फॉर्मूला में इस नोटेशन को मेंटेन करना है. तो फॉर्मूला कौन सी है, डिवीजन पॉइंट PXY को फाइंड करने की फॉर्मूला है लेम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लेम्डा प्लस 1 कॉमा लेम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लेम्डा प्लस 1. इस फॉर्मूला में जो भी अननोन है, जैसे कि स्टार्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट अननोन है तो बाकी की सारी वैल्यूज पुट करने पे x1 y1 की वैल्यूज मिल जाएगी. सपोज b के कोऑर्डिनेट अननोन है तो सारी वैल्यूज पुट करने पे वो मिल जाएगा. और अगर वो दोनों दिए है, रेशियो की वैल्यू दी है, तो आप कोई भी डिवीजन पॉइंट को भी फाइंड कर सकते हो, या डिजायर्ड रेशियो वाला डिवीजन पॉइंट आप फाइंड कर सकते हो. इसी में अगर मैं लेम्डा को रिप्लेस कर दूं m अपॉन n से, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए. और दूसरा, अगर मैं लेम्डा को रिप्लेस कर दूं m एंड n से, तो उस सिचुएशन में m अपॉन n x2 प्लस x1 अपॉन m बाय n प्लस 1
m/n/2 प्लस y1 अपॉन m/n प्लस 1, कुछ ऐसी फॉर्मूला बनेगी। इसमें एलसीएम ले लें और सिंप्लीफाई कर दे तो pxy का फाइनल फॉर्मेट ये बनेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखना डिवीजन पॉइंट pxy इज इक्वल्स टू लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 कॉमा लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। pxy का ऑल्टरनेट फॉर्म है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब कुछ क्वेश्चन के अंदर हमें मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला होता है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए जैसे कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है और A एंड B ये हमारे लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स है, और सपोज मुझे इस पॉइंट P जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सपोज ये x2 y2 है, और मुझे p x y की वैल्यू निकालनी है कि ये किस फॉर्मूला से मिलेगा। तो ये 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट है दोनों साइड हमारे लाइन सेगमेंट की लेंथ अब कितनी हो जाएगी? इक्वल। तो इसका मतलब लेमडा इक्वल्स टू जो AP अपॉन PB था वो हमारा 1:1 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है। इस वाली फॉर्मूला में m एंड n की वैल्यू 1 पुट कर दो, या फिर इस वाले में लेमडा की वैल्यू सीधी 1 पुट कर दो, तो आपको पता चलेगा कि pxy कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट होगा mx2 यानी कि 1 इंटू x2 यानी x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा हुआ था। तो ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ऐसे ही ट्राई सेक्शन पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना है, सपोज मैं यहां से ट्राई सेक्शन की बात करूं, ट्राई सेक्शन पॉइंट्स, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट AB है और मुझे इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स चाहिए। तो सपोज P एंड Q ये मेरे ट्राई सेक्शन पॉइंट है। तो इस सिचुएशन में ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी तीनों पार्ट इक्वल है। तो सपोज मुझे Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उस सिचुएशन में Q डिवाइड्स सेगमेंट AB इन दी रेशियो। अब बेटा रेशियो कैसे बनेगा? तो Q डिवीजन पॉइंट है, तो लेमडा इक्वल्स टू Q ऊपर आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। A हमारा स्टार्ट पॉइंट है, B हमारा एंड पॉइंट है। तो QA की लेंथ कितनी दिख रही है? 2। QB किसके बराबर है? 1। तो 2:1 हो जाएगा। अब हमें करना कुछ नहीं है, ये A के कोऑर्डिनेट जो भी दिए होंगे वो होगा x1 y1, B के कोऑर्डिनेट जो भी दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर वो होंगे हमारे x2 y2, और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या लेट कर लिया? xy। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एंड रेशियो की वैल्यू 2:1 लेके, या m एंड n की वैल्यू 2 and 1 लेके मैं वापस से ऐसे ही फॉर्मूला बना सकता हूं। अब इसमें नॉन वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 पुट करने पे हमें xy यानी कि पॉइंट Q और P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ऐसे ही सपोज मुझे P के फाइंड करने हैं, तो उस सिचुएशन में P के लिए डिवीजन रेशियो क्या होगा? लेमडा फॉर P, फॉर पॉइंट P के लिए अगर मैं देखूं तो लेमडा की वैल्यू होगी AP अपॉन PB, दैट इज 1:2। तो M की वैल्यू 1 होगी, N की वैल्यू 2 होगी। तो ऐसे में ट्राई सेक्शन पॉइंट भी फाइंड कर सकता हूं। अब एक चीज सोचो कि ये वाला जो पॉइंट PXY हमने यहां पे लिया है वो पूरी लाइन के ऊपर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ध्यान से सोचो कि सपोज मैं इस वाले फॉर्मूला से आगे बढ़ रहा हूं, सपोज मैं इस फॉर्मूला से आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान देना कि इस वाले लेमडा की वैल्यू मैं जैसे जैसे चेंज करता रहूंगा, जैसे मैंने लेमडा को वेरी किया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इस पूरे लाइन के ऊपर पॉइंट मिलेगा। सोच के देखो, फिर हम ये जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर इस पॉइंट का यूज क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अभी के लिए सोचो कि क्या ये वाला पॉइंट P है वो A एंड B के बीच ही मूव करेगा या बाहर कहीं पे भी मूव कर सकता है? आप लोग ध्यान से सोचो, फिर आगे का सेक्शन देखो। तो बेटा यहां पे अब देखना कि केस 1 में मैंने सेगमेंट AB के बराबर बीच में लाइन से डिवीजन पॉइंट P को लिया है और उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने की फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते थे। अब इस सिचुएशन में सपोज P की पोजीशन में यहां पे ले रहा हूं, कहीं पे ये वाला पॉइंट सपोज P है, तो उस सिचुएशन में मेरा लेमडा जो था AP अपॉन PB, ये मेरे लेमडा की वैल्यू थी। अब ध्यान से देखो तो AP ये फर्स्ट पोजीशन है P1,
तो P1 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो AP अपॉन PB, ये AP एकदम छोटा है, PB बहुत बड़ा है, तो न्यूमरेटर एकदम छोटा, डिनोमिनेटर एकदम बड़ा। इस सिचुएशन में लेमड़ा की वैल्यू नियरली 0 होगी, सोचो। उसके बाद सपोज मैं इसको धीरे धीरे करके ऐसे दूर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, वहाँ पे, तो सपोज ये सेंटर में है, तो उस सिचुएशन में AP एंड PB इक्वल हो जाएंगे, तो ये इंक्रीज होके AP और PB कट होके 1 हो जाएगा। P को यहाँ पे ले जाने पे सपोज ये P की सेकंड पोजीशन है, तो इस सिचुएशन में सोचो AP बड़ा है, PB छोटा है, तो लेमड़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बन जाएगी। सपोज ऐसे करते करते मैं यहाँ पे कहीं पे आ गया, अब ये पोजीशन पे P है मेरे पास, AP इतना बड़ा है और उसकी कंपैरिजन में PB बहुत छोटा है। सपोज AP की वैल्यू 100 है और PB की वैल्यू 0.001 है, तो 100 डिवाइड बाय 0.001 कितना हो जाएगा, 10,000 या 10,000 से भी ज्यादा, 1 लाख के अराउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेशियो की वैल्यू इंक्रीज इनफाइनाइट तक हो सकती है और मिनिमम 0 से तो बड़ी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनल डिवीजन है। ये जो पॉइंट P है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, और जब भी पॉइंट P इज लोकेटेड बिटवीन लाइन सेगमेंट AB, वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ लेमडा और रेशियो पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर इस सिचुएशन में देखें तो लेमडा की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, लेमडा इज ग्रेटर देन 0 फॉर पॉइंट्स लाइज बिटवीन सेगमेंट AB और पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट A एंड B। सपोज इसमें मैं लेमडा की वैल्यू 0 ले रहा हूं, ध्यान से सोचना, इस वाले लेमडा की वैल्यू 0 ले रहा हूं, तो क्या बचेगा, तो PXY इक्वल्स टू लेमडा की वैल्यू 0 लेने पे ये चला गया x1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी 1, ऐसे ही y1 अपॉन 1 जो कि हमारा पॉइंट A था, यानी कि लेमडा को 0 लेने पे वो कहां पे आ गया, पॉइंट A पे। ऐसे लेमडा की और कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिससे मुझे B मिल सके। आप खुद घर पे ट्राई करना है कि ऐसी कोई लेमडा की वैल्यू है जो पुट इस इक्वेशन में पुट करने से B मिल सके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये वाला जो पॉइंट B है उसको ये इक्वेशन जस्टिफाई नहीं कर सकता, यानी कि लेमडा की कोई भी वैल्यू पुट करने पे हमारा जो मूविंग पॉइंट P है, ये जो मूविंग पॉइंट P है वो B पे नहीं जा सकता। केस 2 के अंदर क्या करेंगे हम, केस 2 में हम चेक करेंगे कि क्या ये इससे बाहर जा सकता है, सेगमेंट AB के क्या बाहर कहीं पे यहां पे P जा सकता है, तो जा ही सकता है। इसी को हमने सोचा था एक्सटर्नल डिवीजन। इस सिचुएशन में बच्चों लेमडा क्या होगा, तो P इज डिवीजन पॉइंट, डिवीजन स्टार्ट हो रहा है A से, तो न्यूमरेटर में आएगा AP, डिनोमिनेटर में होगा PB। अब ध्यान से देखो आप लोग, AP इज ऑलवेज ग्रेटर देन PB। इस सिचुएशन में AP इज ऑलवेज ग्रेटर देन PB, यानी कि नंबर जो भी बनेगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा। AP इज ग्रेटर देन PB का मतलब होता है AP अपॉन PB ग्रेटर देन 1, यानी कि जो ये रेशियो है लेमडा इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन है, रेशियो को कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, और 1 से बड़े नंबर का नेगेटिव कैसा दिखेगा, -1, -2, -3, -4। सपोज ये 2, 3, 4 था, तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगने से ये दिखेगा -2, -3, -4, यानी कि इस सिचुएशन में लेमडा की वैल्यू लेस देन -1 होगी। सोचो -1 से छोटे नंबर्स क्या है, ये नेगेटिव नंबर्स में ऑलवेज कंफ्यूजन होती है, तो ध्यान से एक बार सोचो, नेगेटिव में -1 से छोटा यानी -2, -3, -4, तो यहां पे लेमडा की कंडीशन क्या मिल गई, लेस देन -1। ऑलरेडी ये लेमडा ग्रेटर देन 0 था, ये लेमडा इक्वल टू 0 था, और ये पॉइंट हमें नहीं मिल रहा था। अब कौन सा बचा, केस 3 में, तो केस 3 अगर हम देखें तो केस 3 में बेटा यहां पे सपोज A है, ये वाला पॉइंट B है, और सपोज P इज लोकेटेड हियर। तो इस सिचुएशन में भी P हमारा डिवीजन पॉइंट है, A स्टार्टिंग पॉइंट है, तो लेमडा क्या बनेगा, AP अपॉन PB। यहां से क्लियर दिख रहा है AP इज लेस देन PB, तो इफ AP इज लेस देन PB देन AP अपॉन PB दैट इज लेमडा इज लेस देन 1। AP अपॉन PB हमारा लेमडा है और लेमडा की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, लेकिन P इज लोकेटेड आउटसाइड लाइन सेगमेंट AB, तो आगे लग जाएगा माइनस साइन। और अगर ये 1 से छोटा नंबर जैसे 0.5 था, 0.7 था, अब वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो -0.5, -0.7 ये सब कहां पे मिलेगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं -1 ग्रेटर देन लेमडा लेस देन 0, यानी कि -1 लेस देन लेमडा लेस देन 0। ये इंटरवल में अगर मैं लेमडा की वैल्यू वेरी करूं तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे सारे नंबर्स ऐसे होंगे, -0.5, -0.8, ये सब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इन तीनों की कंबाइंड फिगर बना के अगर देखें तो क्या हो रहा है, सपोज ये हमारा पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लेमडा ग्रेटर देन 0 है, ये वाले पॉइंट को हम नहीं निकाल सकते अभी,
ये हो रहा है लेमडा लेस देन -1 और यहाँ पे हो रहा है -1 लेस देन लेमडा लेस देन 0। यानी कि अगर लेमडा की वैल्यूज को देखें तो वो कुछ बन रहा है लेमडा बिलोंग्स टू R -1। अब ये -1 कहाँ से आया? क्योंकि लेमडा कहाँ पे प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर में। तो लेमडा हर एक वैल्यू को अटेन कर सकता है। देखो यहाँ पे लेमडा ग्रेटर देन -1, यहाँ पे लेमडा लेस देन -1, लेमडा इक्वल टू 0, लेकिन लेमडा इक्वल टू -1 कभी नहीं हो सकता। क्यों? लेमडा इक्वल टू -1 पुट करने पे पॉइंट कहाँ चला जाएगा? देखो -1 + 1 0, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 यानी अनडिफाइंड, तो x कोऑर्डिनेट अनडिफाइंड, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अनडिफाइंड, यानी कि पॉइंट सीधा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो इसका मतलब लेमडा को मैं -1 नहीं ले सकता, एक ये लिमिटेशन है। और दूसरा, ये जो हमारा मूविंग पॉइंट P है, ये मूविंग पॉइंट P है, वो पूरी लाइन के ऊपर घूम सकता है। यानी कि जब मैं लेमडा की वैल्यू -1 to 0 के बीच लूँ तो ये पूरे सेगमेंट में घूमेगा। उसके बाद जब मैं लेमडा की वैल्यू 0 ले लूँ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मैं ग्रेटर देन 0 ले लूँ तो ये सब जगह पे वो घूमेगा, लेकिन B को वो टच नहीं कर सकता। यानी कि P मूविंग पॉइंट B कभी नहीं बन सकता। B को क्रॉस करके आगे लेमडा की वैल्यू -1 से कम लेने पे ये सारी वैल्यूज को वापस वो अटेंड करेगा। तो जनरली लाइन के इक्वेशन से इसका क्या मतलब है, हमारे चैप्टर से इसका क्या मतलब है? तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है क्या? आप ध्यान से सोचो, लाइन खुद क्या है? लाइन इटसेल्फ इज अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। तो जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है उन सबको कॉमनली रिप्रेजेंट करने वाला एक इक्वेशन ही तो लाइन है। तो यहां पे जो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे उनको भी ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी लाइन का इक्वेशन बन सकता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसी इनफाइनाइट नंबर के ग्रुप में एक नंबर B है हमारे पास, या एक पॉइंट B है जिसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेमडा की कोई भी वैल्यू पुट करने पे हम नहीं पा सकते। समझ आ रहा है आपको? एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और उन सभी कोलिनियर पॉइंट्स को ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे ये मूविंग पॉइंट सब जगह पे जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये B को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये लाइन का इक्वेशन नहीं है। अगर ये B को सेटिस्फाई कर लेता तो हम इसको लाइन के इक्वेशन से कंसीडर कर लेते, लेकिन क्योंकि ये B का इक्वेशन या B के कोऑर्डिनेट्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये हमारा लाइन का इक्वेशन नहीं बन सकता। तो अब हमें यहां से एक आइडिया क्लियर हो गया कि अगर हम इस लिमिटेशन को ओवरकम कर ले तो उस सिचुएशन में हम लाइन का इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो इसी को आगे अगर मैं डिवीजन पॉइंट जो लिमिटेशन है उसको अब ओवरकम करने जा रहे हैं, तो Pxy जो कि हमारा डिवीजन पॉइंट था उसकी फॉर्मूला को देखो तो वो था लेमडा x2 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 लेमडा y2 अपॉन लेमडा प्लस 1 y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। क्या बराबर लिखा मैंने? तो मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर को सेपरेट किया है, लेमडा x2 अपॉन लेमडा प्लस 1 x1 अपॉन लेमडा प्लस 1, वही तो लिखा है। अब इस सिचुएशन में सपोज मैं लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, लेट लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, इसको मैं t लेट कर लूं। मैंने जो x2 का कोएफिशिएंट है उसको t लेट किया हुआ है। उस सिचुएशन में सपोज मैं 1 माइनस t क्या होगा वो फाइंड कर रहा हूं। तो 1 माइनस टी यानी 1 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, एलसीएम लेने पे लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, यानी कि 1 माइनस टी की वैल्यू हो रही है 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x1। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं x2 के कोएफिशिएंट को t लेट कर रहा हूं तो उसी t के फॉर्म में x1 का कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा 1 माइनस टी। तो इसी इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूं। क्या ये ऐसा दिखेगा? Pxy इज इक्वल्स टू tx2 प्लस 1 माइनस टी इंटू x1 ty2 प्लस 1 माइनस टी इंटू y1। सोचो ध्यान से, x2 का कोएफिशिएंट t, वैसे ही y2 का कोएफिशिएंट t और x1 का कोएफिशिएंट 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस टी। तो ये बन गया 1 माइनस टी इंटू x1 एंड y1। अब यहां पे सपोज मैं इस लाइन के जो लिमिटेशंस थे उसको ओवरकम किया कि नहीं वो चेक करूं। तो ये था a, ये है b। इस सिचुएशन में बच्चों इस इक्वेशन के अंदर आप t की वैल्यू 0 लेके देखो। t 0 लेने पे ये चला जाएगा, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में x1 तो बन गया x1। सिमिलर वे में 0 इंटू y2 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू y1 यानी y1। तो ये x1 y1 पॉइंट्स ही मुझे दे रहा है, यानी कि t की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। ऐसे ही t को 1 ले लो। ध्यान से सोचो, 1 लेने पे 1 माइनस 1 0, ये चला गया, बचा 1 इंटू x2 1 इंटू y2 तो t इक्वल्स टू 1 लेने पे बच्चों क्या मिल रहा है? पॉइंट b भी मिल गया।
इनके बीच अब तो कॉमन सेंस है 0 to 1 में अगर t को मैं वेरी करूंगा तो मुझे बिटवीन के पॉइंट्स मिल जाएंगे। 1 से अगर t की वैल्यू बड़ी ले लें तो b के आगे के पॉइंट्स मिल जाएंगे और पीछे के लिए मैं t लेस देन 0 ले सकता हूं। तो यहाँ पे देखो t 0 से कम यानी इनफाइनाइट से लेके 0 तक के सारे नेगेटिव नंबर 0 भी हो रहा है, 0 to 1 में भी वेरी हो रहा है, 1 भी हो रहा है, 1 से बड़ा भी हो रहा है, यानी कि t पे अब कोई कंडीशन नहीं है, t बिलोंग्स टू r आ गया। अब ये जो इक्वेशन बना, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, उस इक्वेशन से मैं इस पूरे लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, जैसे ये x2 y2 था, तो जितने भी पॉइंट्स है मेरे इंक्लूडिंग a एंड b बोथ, यहां पे प्रॉब्लम थी b नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पे तो जितने भी पॉइंट्स है उन सबको रिप्रेजेंट कर सकता हूं यूजिंग दिस इक्वेशन, यानी कि अब ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है। और बच्चों इसी इक्वेशन को क्या बोला जाता है? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। यही इक्वेशन बच्चों हमारा है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, और यहीं से हमारी लाइन, स्ट्रेट लाइन चैप्टर की जर्नी स्टार्ट होगी। तो आगे का जो क्विक रिवीजन हमने किया उसका एक ही इंपॉर्टेंस था कि हम कहीं ना कहीं उनके बीच एक लिंक बनाना चाहते थे। जो 10th में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उससे आगे आप कैसे सेक्शन फॉर्मूला से ही लाइन का इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, वो आपको आइडिया आ गया होगा। तो आगे के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, इस वाले पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करके लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद लाइन चैप्टर के पर्टिकुलर स्लोप, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को जो लिंक बैठनी चाहिए प्रीवियस 10th स्टैंडर्ड और 11th के बीच वो इस लेक्चर से पता चल गई होगी। शायद कुछ चीजें ना समझ आई हो तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।